और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बन रहे हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखा गया था, मतलब इसके लेखक कौन है कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक की। तो गाइस सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मोहिंदर पुरी, जो कि इनके द्वारा ही लिखा गया है कारगिल टर्निंग द टाइड। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ए पहला। ठीक है, जो ये व्यक्ति है दोस्तों मोहिंदर पुरी, दरअसल यह कर्नल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दोस्तों 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो आपको फिलहाल में इनका सिर्फ बुक याद रखना है, कारगिल टर्निंग द टाइड नामक पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में जगह है दोस्तों करनाल, और वहां पर स्थित है। ठीक है, करनाल। और यह जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वैश्विक स्तर पर दोस्तों क्लोनिंग तकनीकी के लिए फेमस है। काहे के लिए फेमस है, क्लोनिंग तकनीकी। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा क्लोनिंग तकनीक के लिए फेमस है तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो वन तो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो प्रकृति बनाया। घास का मैदान भी मनुष्य नहीं बनाता है, झील भी मनुष्य नहीं बनाता है, लेकिन धान की खेती कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। इस कारण से ए हो जाएगा आपका सही जवाब, धान की खेती यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, वह क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैव विविधता, प्लीज इसको याद रखना, पेपर में यह पूछ सकता है। क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन होते हैं या सदाबहार वन होते हैं, इन यही वन दोस्तों सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता रहता है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे, डल्ली राजहरा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो डल्ली राजहरा है वह काहे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने तो बार बार आपसे डिस्कस किया था, डल्ली राजहरा से हम लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप जानते हैं दोस्तों माकुम से यहाँ से कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं, कोरापुट से बॉक्साइट और चित्रदुर्ग से यहाँ से मैग्नीज। तो ये कुछ लोकेशन है आप याद रखना, लेकिन मोस्टली डल्ली राजहरा से क्या मिलता है, लौह अयस्क ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारे रक्त में हीमो होता है और उसके साथ साथ ग्लोबिन मिलता है। ठीक है, और इस हीमोग्लोबिन में कौन सा अणु घुलता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन घूमता है। ठीक है, ऑक्सीजन घुलता है, लेकिन ऑक्सीजन से भी तेजी से कौन सा प्रदान होता है जो घुल जाता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, स्मोक के दौरान भी अंदर जाता है। ये जो है हमारे हीमोग्लोबिन में बहुत शीघ्रता से घुल जाता है, मतलब आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन से भी शीघ्रता से घुल जाता है। ठीक है, इतना तेजी से घुल जाता है। ठीक है, अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर आता है ना दोस्तों, तो क्या करता है हमारे हीमोग्लोबिन रक्त में ना जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी कर देता है। रक्त के अंदर क्या होता है, एचबी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसको आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या, तो दरअसल दोस्तों यह बहुत ही हानिकारक गैस होता है। जब यह फेफड़े में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है। ठीक है, और यह हीमोग्लोबिन के अणुओं में ऑक्सीजन की तुलना में 240 से 300 गुना ज्यादा अधिक तेजी से संयुक्त होने का पावर रखता है, समझ सकते हैं। अगला, नीलांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नीलांग घाटी, तो देखिए हमने आपसे कुछ बताया था कि भाई कुछ घाटियां हमारे जो हिमालय पहाड़िया क्षेत्र पाई जाती है उनमें पाया जाता है। तो ऐसे ही नीलांग घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी, चौथा होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने लड़ा था कलिंग राज्य के लिए दोस्तों। कह रहा है कि ये कहाँ से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक के 12वें शिलालेख में आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात करी है। 12वें शिलालेख में किसकी बात करी है, धार्मिक सहिष्णुता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सभी धर्म का कल्याण हो, सभी धर्म अपने आप में महान है, सभी धर्म को मानना मतलब अपना अपना मानने का अधिकार है।
हम अपने धर्म की बड़ाई करके दूसरे के धर्म की बुराई ना करें। तो ये सारी बातें, धार्मिक सहिष्णुता की बातें कहाँ लिखी हुई हैं? इनके 12वें शिलालेख में लिखी हुई हैं, ठीक है। जबकि इनके पहले शिलालेख में दोस्तों पशु बलि पर निषेध करता है, पशु बलि का निषेध यानी जीव हत्या पर निषेध का काम करता है। इनका जो पहला है दोस्तों, पहला जो अशोक का पहला लेख है, शिलालेख है, उसमें पशु बलि पर निषेध किया गया है। जबकि 13वें शिलालेख में दोस्तों इनके कलिंग विजय के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व मतलब कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की घटना घटी हुई थी, ऐसा कहाँ लिखा है? 13वें शिलालेख में लिखा गया है, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, मतलब प्रोटीन से नहीं बना होता है? तो कपास, केस बाल, तूल रेशम या फिर खुर। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कपास, क्योंकि कपास मुख्यतः, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा ए पहला, इसमें प्रोटीन नहीं होता। बाकी दोस्तों केस या फिर बाल, लूता रेशम जिसे हम स्पाइडर सिल्क बोलते हैं, या फिर खुर, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का होता है। बट गाइज ये कपास जो है ये प्रोटीन का नहीं बना होता है, बल्कि सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का काम करती है? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। तो आप जानते हैं ऐसी सिर्फ एक ही दुनिया है जिसका नाम है दोस्तों अग्न्याशय। जो हमारा अग्न्याशय होता है यह दोनों काम करता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसीलिए अग्न्याशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो इस कारण से सही जवाब आपका प्रश्न का सी हो जाएगा, तीसरा आपका राइट आंसर। आगे, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? जैसे पालिश किया हुआ कोई भी चीज अगर आप खाते हैं, जैसे चावल ही हो गया या फिर जो आटा आता है, अगर आप ये खाते हैं, ठीक है, मतलब पालिश किया हुआ रहे, पालिश का मतलब चिकनाहट किया हुआ रहे। तो जानते हैं जब पालिश किया हुआ जो अनाज होता है ना, जब इसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं ना, तो इसके अंदर थायमीन कम पाया जाता है। क्या? जो थायमीन होता है, थायमीन होता है, थायमीन का मतलब क्या? थायमीन का मतलब विटामिन बी1, विटामिन बी1 ये कम पाया जाता है, ठीक, ये कम पाया जाता है। और जब ये कम पाया जाता है तो जब हम इसको खाते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे भोजन के अंदर भी क्या होगा, विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाया ही नहीं जाता। और विटामिन बी1 की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है दोस्तों बेरी-बेरी रोग, आंख का रोग होता है, आंख से कम दिखाई देता है। जैसे मेरे साथ में चूंकि सब मार्केट का ही खाता हूँ आटा, तो मुझे एक बीमारी होने वाली है जल्दी, बेरी-बेरी रोग, समझ रहे हैं? तो ये विटामिन बी1 की कमी से होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो इसीलिए पालिश किया हुआ आटा या चावल इसका प्रयोग थोड़ा कम ही करना तो बेहतर होगा, ठीक। आगे, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस आप जानते हैं स्टार्ट किया गया था 2010 में। पंचायती राज दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2010 में इसकी स्टार्ट करी जाती है। और प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो गाइस इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी चौथा होगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? जानते हैं कैसे? मान लीजिए ये आपका ए नाम का कोई फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में ना अगर आप मशीन, मान लीजिए आप चाहते हैं इस समय भाई मैं सब कुछ इसमें क्या कर दूं, मशीन कर दूं, इंसान की मुझे जरूरत ही नहीं है, सब मैं क्या कर दूं, इसमें मशीन सेटअप कर दूं, ठीक। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 43A, जिसे हम 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े थे, मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43A हम जोड़े हुए थे। और इसमें हमने कहा कि भाई कोई भी चीज हो, आप कुछ भी लाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी उपक्रम लाते हैं, कोई भी संस्थापना, कोई भी संगठन हो, उसके प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना आप सुनिश्चित करेंगे। तो ये बातें कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 43A में लिखी हुई है। और आर्टिकल 43A कब जोड़ा गया? तो आप कहोगे सर ये 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया 1976 में, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? तो जाहिर बात है जब आप कहोगे सर अनुच्छेद 43 है, तो 43 का मतलब हो गया 36 से 51, और 36 से 51 आप जानते हैं यह आपका जाता है भाग 4 में। और भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आप कहोगे सर यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब बातें आप बता देना एग्जामिनर को, भाग 4 में, यानी भाग 4 में ये चीज वर्णित है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? तो गाइस आप जानते हैं जो भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची है इसे कब जोड़ा गया? तो आप कहोगे सर 11वीं अनुसूची 73वें अमेंडमेंट अधिनियम 1992, कहीं कहीं आगे चल के 1993 हो जाता है 1993। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 73वां 74वां कभी 93 मिलेगा तो कभी 92, तो 92 ही कर लीजिए, 73वां अमेंडमेंट 1992। इसके तहत दोस्तों हम 11वीं अनुसूची जोड़ते हैं। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और यह जो अमेंडमेंट है यह अमेंडमेंट पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायत से संबंधित है। तो पंचायत से संबंधित जो भी प्रावधान है वो हमारी 73वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। जैसे मान लीजिए आरक्षण का प्रावधान अगर पूछ ले कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया तो आपका जवाब होगा 73वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और यह पंचायतों से संबंधित दोस्तों टोटल इसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, मतलब 29 विषय हैं और यह 29 विषय पंचायतों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो जानते हैं मनी बिल के बारे में दोस्तों, यह आर्टिकल 110 के बारे में इसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। और आप जानते हैं धन विधेयक, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों यह धन विधेयक है क्या? तो आप जानते हैं कि 110 आर्टिकल 110 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है क्या? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक। अब देखिए जो ये धन विधेयक होता है दोस्तों यह कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? पहला क्वेश्चन। तो गाइज यह सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, प्रस्तुत कौन करता है भाई इसको? तो प्रस्तुत करता होते हैं माननीय राष्ट्रपति जी। कौन? महामहिम राष्ट्रपति जी प्रस्तुत करता होते हैं। ठीक है, अब धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है? इस पर सिग्नेचर कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। याद रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है? तो आप कहोगे सर लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करते हैं। अब धन विधेयक जब पारित हो गया लोकसभा से तो यह जाता है कहाँ पे? राज्यसभा में। और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर, क्या 14 डेज के अंदर इस धन विधेयक को वापस करना होता है अच्छे से रीड करके। तो अगर चाहे लोकसभा तो इनकी बात को, इनके संशोधन को, मतलब राज्यसभा के संशोधन को मान सकती है, चाहे तो नहीं मान सकती है। तो मोटे मोटे तौर पे बात करें कि जो धन विधेयक है वह मूल रूप से लोकसभा के द्वारा ही सब कुछ क्रियान्वित किया जाता है। हाँ, इसे प्रस्तुत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। ये तय कौन करता है कि यह धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। तो इस प्रकार से बी होगा आपका प्रश्न का सही जवाब, चौथा होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंछी के आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो गाइज एक नदी है जो कि मैक्सिको के खाड़े में गिरती है। तो गाइज ये देश तो आप पहचाने गए होंगे, नहीं पहचाने हैं तो गलत बात है, पहचान लीजिए। ऐसे करके एक देश है, ठीक है, ये कंट्री ऐसे करके जाती है, ठीक है, और ये आगे ले लीजिएगा इस देश को। ठीक है, तो आप समझे गए होंगे, यहाँ पर आपका इस तरह से है। ठीक है, ये आपका है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, दैट इज कनाडा। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं ये आपका मैक्सिको। तो ये आपका पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। ये आपका है मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पर एक नदी गिरती है दोस्तों जिसका नाम है मिसिसिपी, मेरापी। तो मिसिसिपी इसका नाम है दोस्तों। तो यह जो मिसिसिपी है यह पूरी तरह से यूएसए में बहने वाली नदी है और यह मैक्सिको की खाड़ी में दोस्तों क्या बनाती है? तो याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी में यह पंछी के पंजे के आकार का, पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो यह मिसिसिपी आपकी नदी है जो कि कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिए। जबकि नील नदी दोस्तों यह चापाकार डेल्टा बनाती है। कैसी? चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और आप जानते हैं दोस्तों यह मिस्र में बहने वाली नदी है नील नदी, और ये जानते हैं ये अफ्रीका है, और अफ्रीका कंटिनेंट में यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों श्वेत नील और नीली नील मिल करके, और इस तरह से यहाँ पर जो आपका है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में यह दोस्तों गिर जाती है नील नदी और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, यह चापाकार डेल्टा। कैसा डेल्टा? चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी कहीं पेपर में आता है, चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका जवाब होगा नील नदी। और अगर पंछी के पंजे से जिस डेल्टा, तब आपका जवाब होगा मिसिसिपी नदी। ठीक है, आगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है?
ग्रीन पीस इंटरनेशनल, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला दोस्तों यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गैर सरकारी संस्थान है। क्या दोस्तों? तो यह एक गैर सरकारी संस्थान है और ये करता क्या है दोस्तों? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल यानी दोस्तों यह पर्यावरण की दिशा में काम करता है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो नीदरलैंड में स्थित है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जब जब भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा ना तो आपका एक ही जवाब होगा सागरीय पारितंत्र। सबसे बड़ा पारितंत्र सागरीय पारितंत्र है दोस्तों और यह एक स्थिर पारितंत्र का उदाहरण है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की दिशा में ज्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टेजन द्वारा किया गया था? विल्हेम रॉन्टेजन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों विल्हेम रॉन्टेजन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? एक्सरे का आविष्कार किया गया और एक्सरे मशीन, ठीक है, एक्सरे का आविष्कार इनके द्वारा किया गया दोस्तों। इसके लिए 1901 में भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार, फर्स्ट नोबेल प्राइज, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला था दोस्तों। नोबेल प्राइज आप इनको दिया गया था किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में। काहे के क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल इनको दिया गया था। तो गाइस इस प्रकार से बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, आपका राइट आंसर। आगे, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आपका सरकारिया आयोग बना था, जो इसकी संस्तुतियां हैं वो किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था दोस्तों। वह केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन की जांच करने के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की जांच करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में 1983 में किया गया था। इसमें दरअसल 3 मुख्य सदस्य थे। सबसे पहले तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है एस.आर. सरकारिया। कौन? एस.आर. सरकारिया, ठीक है, एस.आर. सरकारिया, ये तो इसमें पहले व्यक्ति थे। 2 अन्य व्यक्ति भी थे दोस्तों, एक तो बी शिवरामन करके एक व्यक्ति हैं, इनको भी याद रखना, बी शिवरामन, ठीक है, और एस.आर. सेन। कौन था? एस.आर. सेन। तो यह दरअसल मूल रूप से 3 व्यक्ति इसमें शामिल है सरकारिया आयोग में, ठीक है। और इस आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जांच करना है, सुझाव देना है। और इनका गठन कब किया जाता है? तो याद रखिएगा जून 1983, जून 1983 में इसका गठन किया जाता है, ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? संपोषणीय वृद्धि किसका उद्देश्य था? तो गाइस जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी इसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था, ठीक है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये बात लिखी हुई थी तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ठीक है। ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला था। जबकि तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी एक्सक्लूसिव ग्रोथ की बात हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जबकि वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, और अधिक समावेशी मतलब कि मोस्ट एक्सक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फास्टर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना में डिस्कस किया गया। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा था? 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो पहले तो योजना आयोग करता था, लेकिन 2015 से यह काम नीति आयोग करता है दोस्तों। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। पहले कौन करता था? तो पहले योजना आयोग करता था, जिसका गठन 1950-1950 में होता है। लेकिन इसके स्थान पर दोस्तों आप जानते हैं वर्ष 2015 से नीति आयोग आ जाता है। तब से नीति आयोग जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, कौन सा देश? तो जानते हैं दोस्तों इसमें स्विट्जरलैंड आपका नंबर 1 पर होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो कि यूनाइटेड, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में दोस्तों 191 यानी 191 देश इसमें शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर बात करेंगे दोस्तों तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ठीक है, तो ये पहले पर हैं, ये दूसरे पर हैं और ये तीसरे पर हैं। इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे, दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? यानी फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों एक व्यक्ति हैं सितेवेनु राबुका।
तो सितिविनु राबिका बने हैं कहाँ की, फिजी। फिजी एक छोटा सा द्वीपीय देश है दोस्तों। फिजी क्या है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है और वहां पर सितिविनु राबिका यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। फिजी के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है दोस्तों, सुबा इसकी राजधानी है। और फिजी है कहाँ, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पे, दक्षिणी प्रशांत महासागर, थोड़ा याद रखेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह जो है स्थित है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनी है, सितिवेनी, ठीक है, राबुका, सितिवेनी राबुका, नाम याद रखना, बाकी कुछ याद मत रखना। जून 2023 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत कौने रैंक पर है, तो यह भारत का इसमें स्थान 40वां है। वर्ष 2022 में 37वें पर था, लेकिन वर्ष 2023 में किस पे है, 40वें स्थान पर है। तो इसको जारी कौन करता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यह जारी किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IIMD के द्वारा जारी किया जाता है। और उसमें कुल 64 देश शामिल है। शीर्ष पर डेनमार्क, सेकंड आइसलैंड, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो दोस्तों भारत 40वें स्थान पर है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। आगे, हाल ही में भारत का पहला बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है, भारत का पहला, तो आप जानते हैं गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इनके द्वारा दोस्तों भारत का पहला बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस जारी किया गया है। तो प्रमोद सावंत के द्वारा जारी किया गया है। और प्रमोद सावंत है कौन, तो यह दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, यहाँ पे हमसे होती है गलती, क्योंकि हम नॉर्मन बोरलॉग के लिए दोस्तों कृषि ही मानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं 1966 में। तो हम लोग सोचते हैं कि इनको कृषि के क्षेत्र में मिला था, जबकि हमसे ही मिस्टेक हो जाता है। इनको दोस्तों शांति के क्षेत्र में 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि आप जानते हैं हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं। ठीक है, क्रांति के जनक माने जाते हैं, जबकि MS स्वामीनाथन भारत के अंदर जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1970 में 1970 में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, इस बात को ध्यान रखना होगा दोस्तों, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक, तो गाइस संजय बारू जी हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा डी यानी तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बुक याद रखना, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस इसके लेखक हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग का पुस्तक है, इसको भी आप लोग लगे हाथों याद रखना। आगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों यह 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PM जनधन योजना कब स्टार्ट होता है, तो आपका जवाब होगा सर 28 अगस्त 2014। कब, 28 अगस्त 2014। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार से सही जवाब आपका बी यानी दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ और योजनाएं जिन्हें आपको याद रखना होगा, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। तो भैया थोड़ा सा इसको आप याद रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो गाइस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। सी हो जाएगा प्रश्न में आपका सही जवाब, राइट आंसर। अब ये 9 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल में 9 आप याद रखिए, ये आपके लिए जरूरत नहीं है कि 9 कौन कौन से। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य या क्षेत्र दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो गाइस हमारे यहाँ जो दिया सलाई उद्योग है यह मुख्यतः बरेली में बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बरेली इसके लिए फेमस है। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी मेरठ काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं खेल का सामान हमारे यहाँ मेरठ में बनाया जाता है दोस्तों, खेल का सामान मेरठ में। दिया सलाई बरेली, पीतल काहे के लिए फेमस है, मुरादाबाद में है। लकड़ी का नक्शा या नक्काशी या दोस्तों सहारनपुर इसके लिए फेमस है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व ओजोन दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ गया, समझ लो।
और आप इसका जवाब देना 16 सितंबर, गलत मत करना। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। पेपर में आएगा, इसकी दावेदारी मेरी है, याद रख लेना। आगे, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी किस क्षेत्र से मीथेन गैस उत्पादन होता है। दोस्तों जहां से सड़ा गला ज्यादा निकलता है ना, वहां से मीथेन गैस ज्यादा निकलेगा। अब सड़ा गला डंठल ज्यादा कहाँ किसका पाया जाता है, तो धान की खेती का। किसमें, धान की खेती से तो ज्यादातर मीथेन गैस का उत्पादन होता है। धान की खेती हो गया, कोयले का खदान हो गया, यहाँ से मीथेन गैस ज्यादा निकलता है दोस्तों, ठीक है। जबकि जो आर्द्र भूमि होती है, समुद्र होती है, ये सब कम करते हैं। लेकिन धान की खेती में तो मतलब समझिए अच्छे तरह से मीथेन गैस का वो होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। अगला, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। अच्छा, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल पूछ रहा है, गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो एंड्रयूज फ्रेडर थे, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। 1903 से 1908 तक यह बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है, 1903 से लेकर के 1908 में। तो इन सब पे मैंने डिटेल में वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, तो प्लीज आप हिस्ट्री का वीडियो रिवीजन कर लेना। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 के दौरान। 1905 है, ठीक है। तो वह सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेल्सन का संबंध कहाँ किससे है, तो आप जानते हैं यह जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पे ये शामिल थे। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा, इनका संबंध है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से। सी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, ये देखिए यहाँ पर लेखक नहीं है, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया ये नहीं है, क्योंकि अगर पूछता कि किसने शुरू किया तब हम बताते महात्मा गांधी, लेकिन इसके पहले संपादक कौन है, जब ऐसा पूछेगा तब हम क्वेश्चन में थोड़ा रुक जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इंडियन ओपिनियन पत्रिका आप जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे 1903 के दौरान, यहाँ पर इसकी स्थापना इनके द्वारा किया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा जाता है दोस्तों। लेकिन पहला प्रकाशन, पहला संपादक इसका मनसुख लाल नजर के द्वारा किया जाता है। क्या, मनसुख लाल हीरालाल नजर के द्वारा इसका पहला संपादक किया जाता है। और जो ये इंडियन ओपिनियन है दोस्तों, यह 4 भाषाओं में प्रकाशित होता है। सबसे पहली जो भाषा थी वह थी आपकी गुजराती, दूसरी भाषा दोस्तों वह थी हिंदी, तीसरी भाषा तमिल और चौथी भाषा अंग्रेजी। तो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, वही है गांधी जी, ठीक है। तो लेकिन इसके प्रथम संपादक कौन है, मनसुख लाल नजर, थोड़ा ध्यान रखना, गलती हो जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि से प्रदान की थी, यानी औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि दी थी। तो गाइज जहां आरा को, ठीक है, जो कि शाहजहां की बेटी है, जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमाने की उपाधि दी है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना, शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा, और इसको औरंगजेब ने साहिबात उज जमाने की उपाधि दी है। तो इस कार्ड से सही जवाब आपका सी यानी तीसरा हो जाएगा, राइट आंसर। आगे, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो आप जानते हैं सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे बनाया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया जाता है। और इसका बिना किसी बेगार के रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, क्योंकि हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने इसकी मरम्मत कराई थी सुदर्शन झील का, और कोई बेगार इसके लिए इन्होंने नहीं लिया हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट, द मैन हु डिवाइड इंडिया, द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप याद समझ सकते हैं, इसके लेखक थे रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका जवाब होगा रफीक जकारिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था काहे पर आधारित होगी, तो इन पर आधारित है, न्यास पर आधारित है। किस पर, न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब कि ट्रस्टीशिप के ब्याज पर इनकी थ्योरी थी गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो न्यास पर आधारित है, 20 प्रश्न का आपका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। ट्रस्टीशिप पर गांधी जी विश्वास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो हमने आपसे डिस्कस किया था ज्योग्राफी में, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हमारे यहाँ खंबात की खाड़ी है। कौन सी, खंबात की खाड़ी। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका प्रश्न का कौन सा, सी यानी तीसरा होगा, राइट आंसर। आगे,
जब मनुष्य को डेंगू बुखार हो जाता है तो निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है खून के अंदर। देखो भैया, जब डेंगू हो जाता है ना तो हमारे अंदर खून में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और आप जानते हैं प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, अगर शरीर में प्लेटलेट्स नहीं है तो अगर कहीं कट वट गया तो ब्लड जो है रुकेगा नहीं, ब्लड का थक्का नहीं बनने का। तो साधारण रूप से जब डेंगू हो जाता है तो कभी कोई ब्लड ब्लड भी स्रावित होने लगता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी पहला हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी। क्या? प्लेटलेट्स की कमी। आगे, क्लोरोफिल में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल आप जानते हैं हरी पत्तियों के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो अपना रंग बदलती हैं। और इसमें दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका सी। तीसरा हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दीवाने कोही नामक विभाग आप जानते हैं इसकी स्थापना एग्रीकल्चर के लिए, कृषि विभाग के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताओगे सर, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था दीवान ए अमीर कोही। और यह दीवान ए अमीर कोही क्या करता था, जो एग्रीकल्चर में लगे हुए जो कृषक थे इनको प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता था, धन देता था कि भाई जाओ अब जो है लैंड जो फालतू के भूमि बचे हुए इनको एग्रीकल्चरल भूमि बनाओ, इसके लिए पैसा देता था दीवान ए अमीर कोही। समझ रहे बात को? याद रखिएगा। हालांकि फेल हो गया था बेचारा, आगे चल के दिक्कतें आ गई थी। आगे, सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो गाइस आप जानते हैं 1875 में इनके द्वारा किया जाता है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लिखा जाता है क्या? सत्यार्थ प्रकाश। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी, यानी चौथा होगा प्रश्न का राइट आंसर। अगला, प्यूर्टो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो गाइस जो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है यह आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी, यानी दूसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है याद रखिएगा, ये चारों आप याद रखिएगा, पेपर में आता रहता है। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, अटलांटिक में है आपका प्यूर्टो रिको, आर्कटिक में आपका यूरेशियन बेसिन, हिंद महासागर में आपका जावा ट्रेंच। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है। दोस्तों 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 9 के साथ। ठीक है, यानी 9 के साथ 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, कुल मिला के 9 के साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ जो है हमारी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना जो नेचर से संबंधित होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि 22 जब भी नेचर प्राकृतिक से संबंधित कुछ भी आए, पर्यावरण से संबंधित, दोस्तों 22 रख लेना। लेकिन 22 क्या? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, याद रखना। जुलाई में क्या मनाता है? 31 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, नीचे लिखा होगा विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कब मनाया जाता है तो आपको जवाब होगा विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पृथ्वी 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि ये जो है कुछ लोग का चुनाव कराते हैं। ठीक है, मूल रूप से 4 लोग का ये चुनाव कराता है जो निर्वाचन आयोग होता है। कौन कौन से लोग का? संसद का चुनाव ये कराते हैं पहला। फिर उसके बाद दोस्तों यह जो है जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल का मतलब जैसे हमारे यहाँ हो गया मुख्यमंत्री, जो विधायक का चुनाव हो गया, ये कराते हैं। ठीक है, हर राज्य का विधान मंडल होता है दोस्तों, और हर विधानमंडल का चुनाव यही कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। हमारे गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है ना, वो हमारे जो निर्वाचन आयोग है वो नहीं करवाता है। प्रधानी का हो गया, मुखिया वाला हो गया, पंचायत वाला हो गया, इसके लिए वो बनता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। क्या बनता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इस बात को याद रखिएगा, राज्य का चुनाव करने के लिए ना हर राज्य में अपना राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो निर्वाचन कराता है। बाकी ये चारों लोग का निर्वाचन कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में अनुच्छेद 324 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए बात करता है। तो गाइस देखिए, एक अनुच्छेद आपका 249। अब ये आर्टिकल जो 249 है ये कहता है क्या कि अगर राज्यसभा
क्योंकि आप जानते हैं राज्य सूची के बारे में कानून राज्यसभा के लोग बनाते हैं। तो अगर राज्यसभा के जो उपस्थित मेंबर हैं इसके 2/3 मेंबर एक प्रस्ताव पारित कर दें कि जनहित के लिए राज्य सूची के विषय में संसद कोई कानून बनाए, ठीक है, कौन? संसद कोई कानून बनाए, संसद का मतलब लोकसभा कोई कानून बनाए, तब जाकर के दोस्तों संसद यानी लोकसभा उस पर्टिकुलर राज्य के लिए, ना कि सारे राज्य पर लागू होगा, नहीं, उस राज्य के लिए कानून बनाती है। तो राज्य सूची का ही विषय हो गया, समझ रहे हैं? तो इस बात को याद रखें। तो ये पावर कौन देता है? अनुच्छेद 249 देता है। ठीक, एकीकरण की प्रकृति है। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो हमारी भारतीय संसद में सबसे बड़ा जो समिति होता है वो होता है प्राक्कलन कमेटी। कौन सी कमेटी? प्राक्कलन कमेटी, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर हमारे लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। 30 के 30 सदस्य सब कहाँ से होते हैं? लोकसभा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, क्योंकि चुने चुने क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो बहुत पेपर में आने की संभावना रखते हैं। तो आगे वाले सीरीज में मिलते हैं, सीरीज को कंटिन्यू देखते रहेंगे 8 दिन बचा हुआ पेपर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।